कहानी की शुरुआत एक बूढ़े आदमी के विचारों से होती है। वह सोच रहा है कि उसकी मृत्यु भी उसी दयनीय स्थिति में होगी जिसमें वह अभी है। ऐसा लगता है कि वह सड़क पार कर रहा था, लेकिन अचानक एक ट्रक के सामने आ गया। फिर उसकी असली जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन एक और जीवन में उसकी कहानी शुरू होती है। कुछ महीनों बाद एक बड़े शहर में गगनचुंबी इमारतों के बीच हम हाजिम मिस साकामोरी को देखते हैं, जो क्रोधित होकर खुद से सवाल कर रहा है कि यह अचानक इतना बड़ा बदलाव क्यों आया, जबकि कंपनी में कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है। थके हुए स्वर में वह कहता है कि अब वह और अधिक काम नहीं संभाल सकता। फिर उसकी नजर सेक्शन चीफ पर पड़ती है और वह इस बदलाव के बारे में सवाल करता है और पूछता है कि इसे पलटने के लिए वह कुछ कर सकता है या नहीं। सेक्शन चीफ ठंडे स्वर में जवाब देता है कि यह सीधा आदेश कंपनी के अध्यक्ष का है और इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। हाजिम बार बार जोर देता है कि इतना काम बढ़ने के कारण वह ज्यादा दिनों तक यह नौकरी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके जटिल हालातों को समझने की कोशिश के बिना चीफ बस उसके कंधे पर हाथ रखता है और अहंकारी लहजे में कहता है, अगर कर्मचारियों की संख्या कम हो गई है तो तुम्हें दोगुना मेहनत करनी होगी। हाजिम यह सुनकर आगा बबूला हो जाता है और यकीन नहीं कर पाता कि उसके बॉस ने अभी अभी यह कहा। वह विरोध करता है और कहता है कि यह सब उसके लिए बहुत ज्यादा है। वह पिछले 3 दिनों से अपने घर तक नहीं जा पाया और सही से आराम नहीं कर पाया, लेकिन चीफ उसे नजरअंदाज करते हुए और भी कागजात उसकी मेज पर पटक देता है। एक खतरनाक और ठंडी मुस्कान के साथ वह कहता है कि वह यह काम किसी और को सौंपने की सोच रहा था, लेकिन चूंकि हाजिम तेज और कुशल है, इसलिए वही इसे पूरा करेगा। हाजिम कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर से नजरअंदाज कर दिया जाता है। चीफ बस इतना कहता है कि अध्यक्ष उसे बुला रहे हैं, इसलिए उसे अब जाना होगा। लेकिन उसे भरोसा है कि हाजिम यह काम समय पर पूरा कर देगा। जाते जाते वह कहता है, अगर तुम्हें समझ आ गया है तो समय बर्बाद मत करो और जल्द से जल्द काम खत्म करो। आखिरी उम्मीद के रूप में हाजिम अपने बॉस को पुकारता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुछ घंटे बाद उसी ऑफिस में हाजिम अब भी काम में डूबा हुआ है, जैसे वह खुद को मार ही डालेगा। वह सोचता है कि ऑफिस में ही एक फ्यूटन गद्दा लाकर यहीं सो जाए, लेकिन फिर खुद को मना कर देता है। उसे बस काम खत्म करके घर जाना है। लेकिन अगर वह इसी रफ्तार से काम करता रहा तो जल्द ही वह भी दम तोड़ देगा। अचानक हाजिम को अपने ऑफिस के दरवाजे से किसी के बात करने की आवाज आती है। वह जब दरवाजे की ओर देखता है तो दो लोग अंदर आते हुए दिखते हैं। उनमें से एक आदमी कह रहा है कि यह स्थान कंपनी के कई विभागों में से एक है। जब हाजिम करीब से देखता है तो उसे एहसास होता है कि लड़की उस आदमी को अध्यक्ष कहकर संबोधित कर रही है, यानी वही व्यक्ति जिसकी कंपनी में वह अपनी जान गंवा रहा है। हाजिम सोचता है कि यह भी अध्यक्ष की कोई और मालकिन होगी, लेकिन तभी बॉस आश्चर्यचकित होकर पूछता है, इस समय रात में अभी भी कोई यहां काम क्यों कर रहा है? रात के अंधेरे में वह आदमी बस यही कहता है कि वह ओवरटाइम कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन औरत अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाती, क्योंकि सभी लोग जा चुके हैं सिवाय एक के। वह फिर नायक की तुलना एक ऐसे स्कूली छात्र से करती है जिसे किसी मूर्खतापूर्ण हरकत की सजा दी जा रही हो, और इस परिस्थिति पर अफसोस जताती है। बॉस हंसता है और उसकी बात से सहमति जताता है। हाजिम मन ही मन सोचता है कि वह अभी भी यहां काम कर रहा है, सिर्फ एक खास वजह से। वह शख्स जो हर रात अलग अलग औरतों के साथ ऑफिस में आता है और कर्मचारियों का मजाक उड़ाता है। अचानक सुनहरे बालों वाली औरत अपनी उंगली नायक की तरफ उठाती है और तंज कसती है। क्या वह भी बस एक और नाकाबिल कर्मचारी है? हाजिमे को यह सुनकर जबरदस्त गुस्सा आता है। वह औरत फिर दोहराती है कि सभी घर जा चुके हैं, सिर्फ वही अकेले अंधेरे में काम कर रहा है, जिससे वह एक हारा हुआ इंसान लगता है। नायक खुद को मानसिक रूप से समझाने की कोशिश करता है कि यह लड़की असलियत से वाकिफ नहीं है। उसने कभी उसकी जगह खड़े होकर नहीं देखा। कंपनी का काम बहुत ज्यादा है और खुद प्रेसिडेंट किसी भी महिला की चापलूसी करने में व्यस्त रहता है। अब वह अपनी नई प्रेमिका आर्य के साथ खड़ा है, जो अपने तेज तर्रार शब्दों और चतुराई के लिए जानी जाती है। वह होशियार औरत बॉस से कहती है कि निकम्मे कर्मचारियों को निकाल देना दिलचस्प रहेगा, और नायक की तरफ इशारा करती है। वह ताना मारती है कि कंपनी की सैलरी पर सिर्फ बेकार बोझ बना हुआ है। बॉस, जो पहले ही उसके प्रभाव में है, उसकी सलाह मानते हुए नायक से कहता है, तुम्हें कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम निकाल दिए गए हो।
हाजिमे को यह सुनकर जबरदस्त सदमा लगता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसके बॉस ने अभी अभी उसे नौकरी से निकाल दिया। वह खड़ा होता है, कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। सुनहरे बालों वाली औरत इस नजारे से उत्साहित हो जाती है। बॉस भी मुस्कुराता है और कहता है, आखिरकार इस बेकार कर्मचारी से पीछा छुड़ा लिया। यह कंपनी के भले के लिए किया गया। एक अच्छे बॉस को हमेशा कंपनी की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। बॉस आर्य के साथ ऑफिस छोड़ने की घोषणा करता है, लेकिन नायक हार मानने को तैयार नहीं। वह अपनी स्थिति समझाने की भरपूर कोशिश करता है। वह कहता है कि वह इस बुरी हालत में सिर्फ इसलिए है क्योंकि बॉस ने उस पर असहनीय वर्कलोड डाल दिया। अगर यह न हुआ होता तो कर्मचारियों की सेहत और कंपनी की स्थिति सामान्य होती। वह निष्कर्ष निकालता है कि उसे बिना किसी गलती के निकालना सरासर गलत और चरित्रहीनता का परिचायक है। लेकिन बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह गुस्से से तमतमाए नायक की तरफ देखकर कहता है, मैं बहुत व्यस्त हूं और तुम्हारी तरह एक छोटे दर्जे के कर्मचारी को मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं। फिर वह उसे दोबारा बेकार कहता है और ऑफिस छोड़ने लगता है। जाते जाते प्रेसिडेंट कहता है, अब जब मैंने एक निकम्मे कर्मचारी को निकाल दिया है तो बचाए हुए पैसों से मैं अपनी प्रेमिका के लिए एक नया बैग खरीद सकता हूं। पीछे खड़ा हाजिमे अपना हाथ बढ़ाए कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। अगले दिन का दृश्य। नायक ऑफिस लौटता है। उम्मीद करता है कि यह सब सिर्फ एक मजाक था, लेकिन जैसे ही वह रिसेप्शन पर पहुंचता है, वहां की रिसेप्शनिस्ट उसे चौंकाते हुए कहती है, आप कंपनी से निकाल दिए गए हैं। वह कहने की कोशिश करता है कि यह सब अचानक हुआ और इसका कोई मतलब नहीं बनता। आदमी फिर से कहता है कि यह राष्ट्रपति का आदेश था और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अब कंपनी का हिस्सा नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अंत में बॉस नायक को उसकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देता है। हाजिम कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाता और बस जड़ होकर अपने पूर्व बॉस की बातें सुनता रहता है। फिर नायक अंततः अपने घर लौटता है, जहां वह कुछ समय आराम करता है और आखिरकार वह बियर पीता है जिसका उसे बहुत इंतजार था। लेटे हुए वह कहता है कि वह यह गिनती भी भूल चुका है कि उसने अपनी नौकरी में फंसे हुए कितना समय बिताया। अब उसका घर हर जगह धूल से भरा हुआ है। बची खुची समझदारी के साथ नायक अभी भी यह सवाल करता है कि वास्तव में उसकी नौकरी में क्या हुआ, क्योंकि उसने बिना रुके हर दिन मेहनत की, फिर भी उसे बिना किसी उचित कारण के निकाल दिया गया। वह अभी भी सोचता है कि क्या वह सिर्फ एक और साधारण कर्मचारी था जिसे अचानक बदल दिया गया। इस बेतुकी स्थिति से थककर वह धीरे से एक आह भरता है। फिर दृश्य रात के समय शहर की ओर बदलता है और फिर हम नायक के अपार्टमेंट में लौटते हैं, जहां हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। जगह हर तरफ कचरे से भरी हुई है। इस बीच हम देखते हैं कि हाजिम पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। उसके पास पैसे नहीं हैं और वह कर्ज में डूबा हुआ है। उसकी हालत पूरी तरह बदल चुकी है। वह अपने पुराने वर्क आईडी को घूरता है और कहता है कि उसे तुरंत एक नौकरी की जरूरत है। नायक, जिसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा, एक नई नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में हर कोई उसे संदेह भरी निगाहों से देखता है। जल्द ही उसे एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है कि आगे एक स्थान पर जॉब इंटरव्यू हो रहा है। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो चीजें ठीक नहीं लगती, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता की प्रतिक्रियाएं सकारात्मक नहीं होती। अंत में नायक को एक के बाद एक अस्वीकृति मिलती रहती है। हाजिम अभी भी सोचता है कि क्या कोई जगह उसे एक साधारण इंसान के रूप में काम करने देगी। इसी सोच में डूबा वह अपने पुराने बॉस को कार से उतरते हुए देखता है। हजीम बिना समय गंवाए उसे बुलाता है, लेकिन उसे देखकर भी बॉस कोई गर्मजोशी नहीं दिखाता। फिर बॉस गुस्से में आकर चिल्लाने लगता है कि जब से नायक ने विभाग छोड़ा है, वहां सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है और अब वे समस्याओं से घिरे हुए हैं। वह पूछता है कि हजीम अब इस बारे में क्या करेगा। जाहिर है, नायक अपने पूर्व बॉस की इस बेतुकी बात से हैरान रह जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वह समझाने की कोशिश करता है कि उसे निकाल दिया गया था और उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि राष्ट्रपति ने उसे अचानक कंपनी से बाहर कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि एक बड़े दांतों वाला आदमी कार से बाहर आता है और बाहर हो रहे शोर की शिकायत करता है। बॉस अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए राष्ट्रपति से कहता है कि विभाग की खराब परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरह से नायक जिम्मेदार है, क्योंकि वह अधूरे काम को छोड़कर चला गया। हाजिम फिर से अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। राष्ट्रपति उसे पहचानता है और उसे ओवरटाइम करने वाला आदमी कहकर संबोधित करता है।
फिर वह कहता है कि चूंकि नायक अचानक नौकरी छोड़कर चला गया, इस वजह से विभाग की परफॉर्मेंस प्रभावित हुई और इसका असर पूरी कंपनी पर पड़ा। बड़े दांतों वाला आदमी कहता है कि वह नायक को उसके इस काम के लिए माफ कर देगा, लेकिन अगर वह वापस आने से इनकार करता है तो वह उस पर नुकसान का केस कर देगा। हाजिम कहता है कि असल में हुआ इसके विपरीत था। राष्ट्रपति ने बिना किसी उचित कारण के उसे निकाल दिया और यह सब बेतुका है। लेकिन बड़े दांतों वाला आदमी यह सुनने को तैयार नहीं होता और कहता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो मामला अदालत तक जाएगा। वह नायक को डराने की कोशिश करता है, यह कहकर कि यह कानूनी लड़ाई सालों तक चल सकती है और बहुत महंगी पड़ेगी। इसके अलावा हाजिम के पास खुद को निर्दोष साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत भी नहीं है। नायक गुस्से से भर जाता है। बड़े दांतों वाला आदमी अपनी घटिया बातें जारी रखता है और कहता है कि भले ही उसके पास सबूत हों, लेकिन एक छोटे स्तर का कर्मचारी कंपनी के सामने कुछ नहीं कर सकता। अंत में वह यह कहते हुए अपनी बात खत्म करता है कि इस बार वह नायक से इतना काम करवाएगा कि वह पूरी तरह टूट जाएगा और उसे ढेर सारा ओवरटाइम करना होगा, और फिर भी वे उसे अतिरिक्त घंटों के लिए भुगतान नहीं करेंगे। जाहिर है नायक राष्ट्रपति को यह सब मुफ्त में कहने नहीं देगा, इसलिए वह गुस्से में आकर उसे चेतावनी देता है कि अपनी हद में रहे। उसका पूर्व बॉस इस आक्रमण से चौंक जाता है और हाजिम से राष्ट्रपति को रोकने के लिए कहता है, लेकिन राष्ट्रपति नायक को धक्का देकर दूर कर देता है और जाने की इच्छा जताता है। हालांकि किसी ने यह नहीं सोचा था कि इस धक्का मुक्की में हाजिम सड़क के उस कोने तक पहुंच जाएगा जहां तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ रही थीं। कुछ ही सेकंड में एक ट्रक तेज गति से आता है। हाजिम को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी यहीं खत्म होने वाली है, और यह वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। वह बस सामने आती गाड़ी को देखता रह जाता है और फिर टक्कर हो जाती है। घटनास्थल पर दोनों मूर्ख अब भी इस छोटी सी दुर्घटना से सदमे में हैं और फिर घबराकर वहां से भाग जाते हैं। सड़क पर खून से लथपथ हाजिम अपनी अंतिम शब्द कहता है, हर उस अन्याय पर क्रोधित होकर जो उसके साथ हुआ था। क्या भयानक मौत है। धीरे धीरे उसका खून बहता जाता है और उसे सड़क का ठंडा एहसास होने लगता है। दृश्य धीरे धीरे अंधेरे और लाल रंग से बदलकर एक चमकदार पीले रंग में तब्दील हो जाता है, जैसे कि वहां कुछ जल रहा हो। अचानक एक हाथ किसी अनजान जगह की ओर बढ़ता दिखाई देता है। फिर दृश्य बदलता है। नायक अब पूरी तरह से अलग रूप में दिखता है, जोर से चिल्लाते हुए कि उसे बहुत गर्मी महसूस हो रही है। हाजिम हैरान रह जाता है और उलझन में खुद से पूछता है, अभी अभी क्या हुआ? जब वह अपने शरीर से ध्यान हटाकर चारों ओर देखता है तो उसे हवा में राख उड़ती दिखाई देती है और एक अजीब सा वेदी जैसा स्थान दिखाई देता है। अचानक उसके सामने एक विशाल व्यक्ति प्रकट होता है, जिसका चेहरा काले और सफेद रंग से रंगा हुआ है। उसकी उपस्थिति इतनी अप्रत्याशित होती है कि नायक घबरा जाता है, लेकिन जब वह खुद को शांत करता है तो फिर से सवाल करता है, यह क्या हो रहा है और यह अजीब आदमी कौन है? जैसे ही दृश्य बदलता है, हम देखते हैं कि उस विशाल व्यक्ति के पीछे कई लोग हुड पहने खड़े हैं। तो कैसा लगा आज का एपिसोड? हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के साथ।